सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और चलिए थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोग का NCERT बुक से चैप्टर नंबर 3.4 होगा, जिसमें हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे विलोपन विधि को। ठीक है ना, कौन सा विधि को चर्चा करेंगे आज? विलोपन विधि। ये विलोपन विधि को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपसे समय लेता हूँ। और हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि, आपने प्रतिस्थापन विधि में क्या देखा था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने देखा था कि कोई दो समीकरण रहता है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे। जैसे 4x + 5y = 6 था, और यहाँ था x - 2y = 3 था। कुछ भी है, कुछ भी रह सकता है ना। तो हम क्या करते थे, सब पहला या दूसरा समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से एक अचर का वैल्यू हम लोग क्या करते थे, पहले निकाल लेते थे और उसी को दूसरे समीकरण में हम लोग पुट कर देते थे। जैसे समीकरण 1 से हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हम लोग यूज कर रहे हैं ना। समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखते थे, 4x + 5y = 6। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या आता था ना, 5y, यदि आप x को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, x को निकालना चाहते हैं तो x को रखिए, y को निकालना चाहते हैं तो y को रखिए। आपका जो मर्जी वो रख सकते हैं। जैसे आपने रखा 4x, तो उधर क्या हो जाएगा 6 - 5y। उसके बाद आपने जस्ट क्या करा था कि ये जो 4 था इधर मल्टीप्लाई होता था, इधर आके वो डिवाइड हो जाता था। बोलो हाँ या ना, क्या ये बातें समझ में आई? अब ये जो x का वैल्यू आपके पास आता था, इसको जैसे देखिए, कभी भी जब आप पहला समीकरण से वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको दूसरा समीकरण में रखना, या दूसरा समीकरण से वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको पहला समीकरण में रखना। कतई आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप समीकरण 1 से पहला वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको समीकरण 2 में रखना। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा इक्वेशन में रखना पड़ेगा। यदि हम उसी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे तो फिर वही इक्वेशन आ जाएगा, तो फिर मेरा वैल्यू नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का जो अभी मान निकाले थे, ये वाला x का मान रखने पर, है ना। चूँकि मेरे प्यारे भाई क्लासरूम में बहुत सारा स्टूडेंट होता था, तो हम लोग बहुत क्लियर रूप से सेटिस्फाई होकर बात बता रहे थे। लेकिन चूँकि ये कैमरा के सामने हम अभी बातें आपसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी नर्वस फीलिंग होता है, पता नहीं। तो यदि भूल चूक में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता माइनस प्लस में, तो इग्नोर करिएगा। इग्नोर नहीं करिएगा, वो आप सुधार लीजिएगा। ऐसे तो शायद ही कभी ऐसा होता होगा या ऐसा होगा, ठीक है ना। बट फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान देखें, समझिएगा। समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 2 है x - 2y = 4। तो x की जगह पर आपने क्या देखा, 6 - 5y / 4, x के प्लेस पर रख दिए, और यहाँ 2y = 4। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते थे, यहाँ पर सिंपली अपने मन से बाय 1 कर सकते हैं, और फिर हम लोग यहाँ का LCM ले लेते हैं 4 का, = 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 - 5y 1 से। क्यों? क्योंकि 4 × 1 = 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 5y से, फिर माइनस 1 4 बार में 4 2 कितना हो जाएगा 8y। बोलो हाँ या ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 × 1 = 6 - 5y - 8y / 4। तो ये / 4 जो है, अब उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 से 16, 5y - 8y - 13y ना बराबर 16। तो -13y बराबर हो जाएगा 16 प्लस, आगे में प्लस है, आगे में चिन्ह देखिए, तो सिंबल यहाँ पर माइनस जाएगा। -13y बराबर हो जाएगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/-13, क्योंकि y और 13 में जो रिलेशन वो गुना का है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड का। बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं, जिसका कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं है, वो बच्चे ये गलतियां करते हैं कि सर यहाँ पे माइनस में 13 है, तो उधर जाकर 13 प्लस कर देते हैं। तो ये बातें कभी भी आप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखना y के साथ 13 का क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई के साथ रिलेशन है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड के साथ। देन y का आपका ये आंसर है। अब ये जो y का वैल्यू निकल गया, ये y का आपका एडजेक्ट वैल्यू निकला। यहाँ पर जो आपने x का वैल्यू निकाला था, क्या ये एडजेक्ट वैल्यू था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर y फंसा हुआ था, है ना।
तो इसलिए ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं था। अब यहाँ पे y जो हम लोग के पास है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एक रियल वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, y का मान, आप किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए, क्योंकि एक वैल्यू आपको पूरा पूरा पता चल गया। y का मान समीकरण 1 में या 2 में जहाँ रखना चाहते हैं रख दीजिए, जहाँ रखना है रख दीजिए। तो देखिए x - 2y = 4 है ना। तो x - 2 और y की जगह पर हम कह सकते हैं -13 = 4। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस x + 20/13 = 4। तो जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x - 20/13। फिर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 13 4 जा 52 - 13 जा 13 20। तो आपका फाइनली x जो होगा वो 32/13 ये हो जाएगा x का आंसर। क्या आपको ये बातें समझ में आई? तो ये जो विधि था वो था प्रतिस्थापन विधि। अभी हम लोग जो मेथड का यूज़ करने वाले हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलोपन विधि। तो इसको चलिए मिटाते हैं फटाफट और हम लोग जल्दी से चर्चा करते हैं विलोपन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी मेथड है और जो विलोपन विधि है इस मेथड का भी यूज़ हम लोग बहुत बार करेंगे अपना डे टू डे लाइफ में, और इसका यूज़ आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए चलिए उस विलोपन विधि को हम लोग समझते हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बोर्ड को हमने 3 सेक्शन में बांटा, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। तो आप हमें बता सकते हैं विलोपन विधि में कि विलोपन का मतलब क्या था, हमें आप कमेंट करके बताइए। विलोपन क्या होता है? विलोपन जैसे दो समीकरण कुछ भी रहेगा, x + 2y = 5, ये समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण दिया रहेगा 4x + 2y = 4, समीकरण 2। जब भी दो समीकरण दिया रहे, दो इक्वेशन दिया रहे, दैट इज इक्वेशन 1 एंड देन दिस इज इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और आपको सॉल्व करने का मेथड बोल दे विलोपन विधि से सॉल्व करना। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा इसमें, कि जब भी विलोपन विधि आए तो या तो x को इक्वल करिए, दोनों इक्वेशन में या तो x को इक्वल करिए या तो y को इक्वल करिए, दोनों में से किसी एक अचर संख्या को आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए 1x है, यहाँ पर आप देखिए 4x है, तो या तो इसको इक्वल करिए और या तो इसको इक्वल करिए। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करते हैं तो देखते हैं यहाँ 1x है, यहाँ 4x है, यहाँ 2y, यहाँ 2y, इसका मतलब y ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। जब y इक्वल है, यहाँ पर y इक्वल है, तो हम डायरेक्ट समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर लिखेंगे और समीकरण 1 को एकदम लिख देंगे बराबर 5, समीकरण 2 को लिख देंगे 4x + 2y = 4। जब भी हल करने की बात आए तो आप क्या करना, हमेशा ये जो साइन है वो चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ प्लस होगा तो चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी प्लस सिंबल हो जाएगा माइनस का, और इसके आगे भी प्लस है तो इसके आगे में क्या हो जाएगा माइनस का। हल करने का प्रोसेस आप हमेशा हल करने के लिए लिखें, आप जोड़ने के लिए भी लिख सकते हैं, घटाने के लिए भी लिख सकते हैं। तो लेकिन हम हल करने लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मेरा जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो जैसा इक्वेशन हम लोग का मिलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आई? शायद आप पहले भी इस चीज़ को थोड़ा सा कभी ज़रूर देखेंगे अपने लाइफ में, और नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हम अब देखो ये 4x प्लस में था लेकिन अब क्या हो गया माइनस में, क्या x में 4x घटेगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं, तो 4 में तो एक x घटेगा तो आंसर हो जाएगा -3x। यहाँ देखो आप +2y है और ये अब +2y नहीं रहा, अब ये -2y हो गया, तो +2y और -2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया -4 और यहाँ बच गया 5 में 4 जाएगा तो ना बच गया 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1/-3, क्योंकि यहाँ 3 और x मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू डायरेक्ट आंसर। क्या हार्ड है या इजी है? कमेंट करके बताइए इजी है या हार्ड है, प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों।
आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगता है, क्या प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा या फिर विलोपन विधि अच्छा लगा। अगला, ये जो x का मान निकला, हम क्या करते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जहाँ रखना रख दीजिए, और मेरे ख्याल से आप वैसा ही चीज़ में रखिएगा जहाँ पर वैल्यू आपका इजीली निकल जाए। तो समीकरण 1 में x का मान, 1 में x का मान रखने पर क्या आप बोल सकते हैं कि सर x + 2y = 5 है, तो x की जगह पर आप देखो क्या है -1/3 + 2y = 5। बोलो हाँ या नहीं। क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 2y = -1/3 है, बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए 2y बराबर कर सकते हैं 3 को LCM, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आप देखो 5 1 3 जा 3 5 3 जा 15 प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1, तो 2y = हो जाएगा 16/3। देन मेरे प्यारे बच्चों y का जो वैल्यू हो जाएगा 16/3 ऑलरेडी था, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे में आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से कितना बार में 8 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 8/3, दैट इज आंसर। क्या ये बातें आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो कृपया स्किप नहीं करिएगा। जो वीडियो को टपा के देखते हैं, स्किप कर देते हैं, स्किप करने से क्या होगा ना कि आपका माइंड में वो बातें सेट नहीं कर पाएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कतई आपको वीडियो नहीं बढ़ाना, आगे पीछे नहीं करना, जैसे आप देख रहे हैं वो रेगुलरली देखते रहिए, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियर जानकारी हो सके। मुझे इस चीज़ का कतई टेंशन नहीं है कि जो वीडियो बना रहे हैं वो मेरा व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि आप समझ लेते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा बात हो जाएगी। तो ये जो मेहनत करने का जो नतीजा है वो हमको मिल पाएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि आपको समझ में आ गई। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितना भी सवाल है आपके बुक में, चाहे वो कोई भी बुक है, तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं NCERT बुक फॉलो कर रहे हैं। क्लास 10th के कोई भी बोर्ड जनरली NCERT बुक ही फॉलो कराते हैं। तो NCERT बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम आपके स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। विलोपन विधि से भी सॉल्व करना और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, और फिर बाद में हम इधर क्या करेंगे, वही समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। और आप बताइएगा लास्ट में, कमेंट करिएगा कि कौन सा विधि ज़्यादा ईजी है, उपयुक्त है, ठीक है, कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। तो हम 1 नंबर बहुत ईजी है, 1 नंबर को छोड़कर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। तो आपने क्या देखा 3x + 4y = 10 है, दूसरा है 2x - 2y = 2 है। तो आप जानते हैं ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आप समीकरण, अभी हमने आपको विलोपन विधि में क्या बताया कि समीकरण 1 में और 2 में आप देखिएगा कि या तो x के आगे में जो भी वैल्यू है, इस x के आगे में जो भी वैल्यू है, यानी कि a1 a2 या b1 या b2, दोनों में से कोई एक चीज़ बराबर होना चाहिए। यदि बराबर होगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे, तब ना एक कट जाएगा, क्योंकि आपने पिछला वीडियो में अभी जो वीडियो आपका टपा हुआ है इसमें आपने देखा। तो या तो x का आगे में जो भी है गुणांक वो बराबर होना चाहिए, या तो y का जो गुणांक है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, समीकरण 1 और 2 में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ना ही x के इक्वल है ना ही y के बराबर है। तो आप देखो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ ये करना, ये 3 है और ये क्या है 2 है, तो इसको समीकरण यहाँ पर आप नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 नीचे में है तो 2 ऊपर से गुना कर दिए, और 3 ऊपर में है तो 3 को नीचे से गुना कर दिए। मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2, यानी या डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 × 2, तथा समीकरण 2
गुना 3 कर हल करने पर। तो हल करने पर आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुना करते हैं 3x। जब आप समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे ये 2 जो है ना पूरे से गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूने 6x, 2 चौके 8x 8y सॉरी, और 2 10 जा 20, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए 3 2 जा 6x। तो अब आप ये बातें आपको समझ में इसमें भी आ गई होगी कि सबसे पहले समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों समीकरण में हमको कुछ ऐसा यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों का जो गुणांक है वो इक्वल हो जाए। हम यहाँ पर यदि डायरेक्ट इक्वेशन 2 में लेते तो यहाँ पर 4 था, यदि हम इक्वेशन इसको 2 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा y देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 2 2 जा क्या हो जाता 4 हो जाता और ये इक्वल हो जाता है ना। तो हम बहुत सारे तरीके से इसको बना सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 3 6y बराबर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, हल करने जब भी बोलेगा तो वो प्लस रहे तो प्लस में भी रख सकते हैं, माइनस है तो माइनस प्लस जो भी कर सकते हैं। आप चिन्ह चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आगे हम प्लस था तो माइनस होगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। 8y में 6y अब घटेगा नहीं, ये माइनस का चिन्ह जो है पहले था लेकिन अब क्या हो गया वो प्लस हो गया। तो 8y में 6y को जोड़िए तो हो जाएगा 14y इक्वल टू 20 में 6 घटेगा तो हो जाएगा आपका 14। तो y इक्वल टू हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल आउट, 14/14 तो हो जाएगा 1, यानी y का वैल्यू हो गया 1। दैट इज योर आंसर। अब क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू निकला, y का मान अब जहाँ भी रखना चाहते हैं रख दीजिए। समीकरण 1 समीकरण 2 जहाँ रखना, समीकरण 1 में रखने पर तो बोलिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर हमने 1 पुट करा बराबर 10। 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 बन जा, प्लस में है इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 तो हो जाएगा 6/2 नहीं 3, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड। तो 3 से 6 क्या बार में 2 बार में, यानी x का वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ गया 2 आंसर। तो ये था आपका विलोपन विधि। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। बातें आप ध्यान से समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि 3x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 10। प्रतिस्थापन में हमने आपको बताया था कि प्रति स्थान मतलब अपना जो स्थान है वो हटाकर किसी और का स्थान ले लेता है ना। आप किसी और का स्थान को हटाकर वो खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है, इसी को प्रतिस्थापन करता है। और यहाँ था 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। तो हम क्या करते थे इस विधि में, समीकरण 1 लेते थे और वहाँ से किसी का वैल्यू निकालते थे, या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 था, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y। क्या ये बातें आपको समझ में है? यहाँ पर आप x का मान निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 3, है ना। भले बहुत सारे जो भी नए व्यूवर्स हैं उसको लग रहा होगा कि सर आप तो हम लोगों के एज के ही हैं, और काफ़ी बार क्लासेस में भी ऐसा होता है कि कोई भी पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं और वो यदि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं तो पेरेंट्स यदि बात करना चाहते हैं कोचिंग के रिगार्ड में तो काफ़ी बार वो डायरेक्टली हमसे पूछ लेते हैं कि सुमन सर हैं क्या, सुमन सर से बात करना है। तो बेसिकली एक अजीब टाइप का कन्फ्यूजन होता है भाई कि सच में वाकई जो फिगर है एज ए टीचर का जो रहन सहन या फिर ऐसे कहें टीचर का जो फॉर्मेलिटी होना चाहिए या फिर टीचर जिस तरह रहना चाहिए तो उस तरह का पता नहीं आदमी को लगता है या नहीं लगता है। तो इस बात को कतई टेंशन नहीं लेने दीजिएगा अपने माइंड में कि पढ़ा रहे वो बंदा कौन है, छोटा है बड़ा है, एज मैटर नहीं करता। आपको कोई भी नॉलेज दे रहा है तो समझिए वो आपका टीचर है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, चाहे आपके बड़े भाई, है ना। तो एक कतई आपको ये सब चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि बड़ा पढ़ा रहा है या छोटा पढ़ा रहा।
तो एक्चुअली और मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम जो इस बैच को पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, जिस बैच को भी पढ़ा रहे हैं 2020 में, ये मेरा 7th बैच है, यानी कि 7 बार ऑलरेडी, ये 6 बार मेरा आउट ऑफ स्टूडेंट जो है रिजल्ट कर चुका, और ये हम अभी 7वां बार पढ़ा रहे हैं। 7 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है 7 साल पहले ही मैंने ओपनिंग करा था, और 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि पढ़ने या पढ़ाने का कोई उम्र या सीमा नहीं है। मैं काफ़ी छोटा जब था, करीबन मैं 10th पास आउट हुआ तब से ही मैं पढ़ा रहा था। 10th का एग्ज़ाम दिया और यहाँ मैं पढ़ाना चालू कर दिया, और अभी मेरे कोचिंग में करीबन बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी अवेलेबल हैं। तो कोविड-19 के कारण ये जो है प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिजिटल युग में डिजिटल फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यूट्यूब पे थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, और माफ़ी चाहते हैं कि हम रेगुलर इस वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा समस्या मेरे साथ अभी हो रहा है, ठीक है ना। वो वीडियो एडिटिंग करना, वो जितना भी शूट करना है, A to Z क्वेश्चन लिखना काफ़ी सॉरी यार, थोड़ा सा सर्दी हो गया था, खांसी हो गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसलिए वो जो वीडियो पे वर्क करना थोड़ा बहुत काफ़ी मेहनत हो जाता है। यदि आप कोई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो शायद आपको पता होगा कि एक वीडियो की एडिटिंग करने में वगैरह वगैरह करने में बहुत क्या दिक्कत या परेशानियाँ होती। तो खैर ठीक है, जो भी परेशानी है, परेशानी को ही झेल के कोई भी व्यक्ति सफल होता, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग वर्क करेंगे इस पर। अब जो x का वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप मान निकालें। जब भी आप समीकरण 1 से मान निकालिएगा तो उसको समीकरण 2 में रखिएगा। हमने अभी भी आपको पढ़ा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना। तो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2x - 2y = 2 हो जाएगा। तो और x की जगह पर हम लोग क्या करते हैं 10 - 4y/3 - 2y = 2। क्या हम अपने मन से बाय 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 × 10 - 4y - 3 × 1 = 3, 1 बार में, तो 1 × 2 = 2 ही होगा, सॉरी, है ना। 1 3 = 3, तो 3 × 2 = यहाँ पर हो जाएगा 6y = 2। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, 2 × 10 = 20 - 2 × 4 = 8y - 6y = 2 × 3। ये 3 इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। बोलो हाँ या ना। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर 20 -8 और -6y। क्या ये बात कैलकुलेशन आपका दिमाग में आ रहा है कि -8 और -6y जो होगा वो -14y होगा, और 3 × 2 हो जाएगा 6। यहाँ पे -14y = लिख सकते हैं 6। यहाँ आगे में प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20। तो -14y = हो जाएगा -14, है ना। तो y = हो जाएगा, इसलिए y = हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, पीछे में चल रहा हूँ, y = हो जाएगा 14/14 = 1। क्या वहाँ पर भी y = 1 था? इसका मतलब जो सॉल्यूशन हो रहा है बिल्कुल सही है। चाहे मेथड आप ग्राफी विधि लगाइए, उसमें या तो आप विलोपन विधि लगाइए या आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए, सब विधि में जितना भी मेथड होगा सब में आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो y = 1। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण आप एक में भी एक का, जब भी किसी एक का एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप या तो उसको समीकरण 1 में रख दीजिए या तो उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, दोनों में ही आप रखिएगा, आंसर आएगा। देखिए, मेरा रिपीट करने का मतलब ये होता है कि हम आपको इतना बार बोल ही दें कि आपको वो बातें जो है दिमाग में आ जाए, याद हो जाए, है ना। और आपको तुरंत कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में तो क्विक जो है रिएक्शन होना चाहिए और काम तुरंत बन जाना चाहिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर था 3x + 4y = 10। 3x + 4 × y की जगह पर 1 हो गया बराबर 10। 3x = 10 - 4 बन जाए 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 और इंटू 3 था, इधर 3 डिवाइड में 2 बार में कट जाएगा, x = 2। क्या x का वैल्यू यहाँ पर 2 आया था? जी हाँ जी सर।
तो ये विधि आपका सफल रहा। अब आप ये बताइए कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, ये मेथड अच्छा लगता है या ये मेथड अच्छा लगता है। यदि कोई हमसे सजेस्ट करने के लिए बोले कि सर आप कौन सा मेथड को चूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमको दोनों मेथड अच्छा लगता है। अब स्टूडेंट चॉइस करे कि आपको कौन सा जो मेथड है वो अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में चूँकि पूछा भी गया कि आप ये बताइए कौन सा मेथड अच्छा लगता है, तो कोई भी स्टूडेंट यही ना चाहेगा कि जो सस्ता में बन जाए, यानी कि जो ईजिली बन जाए, जो अच्छा लगे बनाने में, तो वही ईजी मेथड है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने जगह पर ठीक है और वो भी अपने जगह पर ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो विलोपन विधि है वो अच्छा है ना। और यदि आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा है प्रतिस्थापन विधि, तो आप बोलिए प्रतिस्थापन विधि अच्छा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देंगे। आपको हमने 1 नंबर बताया, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल हल करिए, सॉल्व करिए, आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको बनाइएगा 1 2 3 4 जो भी है सवाल, उसको आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। यदि आपका नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में डाल देता हूँ, या नहीं तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बोर्ड पर। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9097829222 9097829222, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप करिए, नेम, ठीक है, एड्रेस और क्लास। तो आपके क्लास के अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर होमवर्क या फिर प्रॉपर जो भी डाउट वगैरह हो, डिस्कशन वगैरह हो, इस ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अभ्यास एजुकेशन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा और आप हमारा जितना भी वीडियो है उस सभी चीज़ का लाभ ले पाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोज़ को मैंने प्राइवेट रखा, वो आपको मिल नहीं पा रहा होगा, तो शायद आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको सभी वीडियोज़ वगैरह मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम इसको इरेज कर सकते हैं? नहीं भी बोलेंगे फिर भी मजबूरी है, इरेज करना पड़ेगा। यदि आपने नोट नहीं किया है व्हाट्सएप नंबर को तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए हम 4 नंबर आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। x/2 है प्लस 2y/3 है इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और दूसरा जो है वो है x - y/3 इक्वल टू 3। आप क्या करना, जब भी इस तरह का सवाल आपको फ्रैक्शन में दिख जाए तो मेरे प्यारे बच्चे आप सिर्फ एक ही बात ध्यान दीजिएगा, जो फ्रैक्शन है उसको किसी तरह हटा लिया जाए तो क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा इजी हो जाता है। तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3x बार, और 3 से 2 बार में 2 2 जा 2 है यहाँ पर, और 2 2 जा 4y। क्या बात है, ये समझ में आई? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 3x + 4y = 6 बन जा -6। ये अब आप इसको समीकरण, आप इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको भी समीकरण 1 मान सकते हैं, जिसको मानना मानिए। हम उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - y = 3, 3x - y = 3 3 जा हो जाएगा 9। ये आप मान लीजिए समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या विलोपन विधि से सॉल्व कर पाइएगा? क्या आपसे हो पाएगा? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि कतई आपको कहीं टेंशन होने वाली नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, घर में कॉपी लेके बैठिए, प्रैक्टिस करिए, सब सवाल बनेगा आपसे, ठीक है ना। यदि आप थोड़ा सा कॉन्शियस अपना माइंड को यूज़ कर रहे हैं। और कैलकुलेशन, मैथ बनाने का सबसे बड़ा फंडा है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन करने का मतलब क्या हुआ कि जोड़ और घटा पे सबसे ज़्यादा कमांड होना चाहिए कि सर माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये सब चीज़ पर कमांड होना चाहिए। और मैथ में हमने क्लास में भी काफ़ी बार ये बातों को डिस्कस किया है, और आप यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं। कभी भी मैथ को बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर की ओर मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है। जब भी आप मैथ बनाते हैं तो उस वक्त क्या करिए, जो भी सवाल आपका दिया गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको आंसर निकालने में कतई टेंशन नहीं होगा, कभी भी आपको लेट भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन का जो पैटर्न है या क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को पकड़ जाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन को लिख पाइएगा अपने हिसाब से। उसके बाद क्या होगा कि आप जब
लिख लीजिएगा तो स्टेप वाइज एकदम बिल्कुल, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, क्या क्या होते जा रहा है, क्या फार्मूला पुट हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, उस बात पर कमांड है आपको। जैसे कि आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे, उसी क्वेश्चन का जो है पूरा प्रारूप रहता है, सिर्फ थोड़ा सा माइनस प्लस डिवाइड फ्रैक्शन ये सब इसमें जो है इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा आपका जो और भी बेसिक है वो और मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो इन बातों पर थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए अब जो है लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश मतलब होता है नॉमिनेटर, है ना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भिन्न जो है वो x/y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम x में 1 जोड़ लेते हैं और, है ना, यानी कि मतलब अंश में 1 जोड़ लेते हैं और हर में 1 घटा लेते हैं, तो वो जो भिन्न है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या ये बातें आप समझ, ये बात आपका दिमाग में आया। अंश मतलब हो गया ऊपर वाला और हर का मतलब हो गया नीचे वाला, हर। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, x+1 इक्वल टू, क्योंकि ऊपर में 1 जोड़े और नीचे में 1 घटा दिए तो इक्वेशन 1 होगी। यहाँ पर आप क्या करते हैं, x+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × y - 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि सर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या देखते हैं कि सर यहाँ पर x+1 इक्वल टू y - 1 हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही। अब इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि x - y इक्वल टू -1 और -1 तो हो जाएगा फाइनली -2, ये समीकरण 1, ठीक है ना। पुनः फिर से क्या बोलता है क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। यदि हर में, अब देखो, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह जो भिन्न है वो 1/2 रह जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अभी अंश का कोई बात नहीं किया, सिर्फ हर में 1 जोड़ने के लिए बोला गया, तो हर नीचे में था, इसमें 1 जोड़ दिए तो यह जो फ्रैक्शन है वो 1/2 रह जाती है, मतलब 1/2 होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x × 2 2x हो जाएगा और y+1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा। थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं डायरेक्टली, तो आप समझ पाएंगे इस बात को। 2x - y = 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि में क्या देखा, समीकरण 1 और समीकरण 2 जब भी दिया रहेगा तो उसमें कोई भी एक चीज़ या तो x के आगे या तो y के आगे में इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, x - y = 2 और यहाँ था 2x - y बराबर, तो ठीक है, यहाँ y के जगह पर देख रहे हैं क्या है, इक्वल है। यहाँ भी 1 है y के आगे में, यहाँ भी 1 है, इक्वल है। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इक्वल नहीं रहता तो हम अपने मन से दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करते। कभी कभी हमको सिर्फ इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ जाएगा, कभी कभी हमको इक्वेशन सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगा, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा होगा कि 1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इस समीकरण को हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे की ओर, तो आप देखिए x - y = 2 है, -2, और दूसरा आप देखिए 2x - y = 1 है। यदि हम यहाँ पर y को नहीं लेते हैं, सिर्फ x को ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर यदि हम सिर्फ इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मेरे पास 2x × 2y और यहाँ 2 2 जा -4 हो पाएगा। तो आप यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से x कटेगा तो क्या निकलेगा, y। लेकिन हम डायरेक्टली देख रहे हैं y मेरा इक्वल था, तो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को नोट करते हैं। क्या भाई, x - y = -2 और समीकरण 2 है 2x - y यानी 1y = है 1। सॉल्व करते हैं तो अभी जब इस तरह रहेगा, प्लस वाला चिन्ह के माइनस और माइनस के सामने प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। अब आप क्या करिएगा कि जो प्लस है और जो माइनस है, जो इक्वल है, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। बोलो +1y - 1y में +1y गया तो खत्म।
-2x है और यहाँ 1x है, तो 2x में 1x जाएगा तो कितना बचेगा -1x, और यहाँ -2 और -1 है तो हो जाएगा -3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी x का वैल्यू हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर नहीं हुआ। अब पुनः x का वैल्यू निकल गया। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ रखना है या 2 में रखना, ठीक है, मैंने एक पिछला क्वेश्चन में बताया था, अभी 2 में रख देते। 2 में रखने पर तो 2 में आप क्या देख रहे हैं, 2x - 1y = 1 था। 2 × x की जगह पर कितना जाएगा भाई मेरे 3 - 1y = 1 -1y = हो जाएगा 1 - 6, तो -1y बराबर हो जाएगा, अरे 3 × 2 = 6 यार, उधर गया तो -6 हो गया, -5 हो जाएगा, 1 में 6 जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस कैंसिल आउट 5। अब देखिए, अभी हमको क्वेश्चन में पूछा रहा तो वह भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या माने थे x/1। अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह पर आपका आंसर कितना आया था 3, और y की जगह पर आपका आंसर कितना आया था, बोलो नहीं यार 5, तो 3/5 हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये बात है आपको समझ में आई? यदि आई हो तो मैं आज ही इस वीडियो को इतना में ही एंड करता हूँ, और जो भी तरह के डाउट्स होंगे वो हम आपको नेक्स्ट डे में यानी कल इस वीडियो फिर से अगला टॉपिक का जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे, कभी भी अपलोड हो जाएगा। आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके निकलिएगा, ताकि आप लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन आएगा कि चलो भाई स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहा है ना। तो एक्चुअली देखते हैं कि काफ़ी व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स थोड़ा सा कम है, तो लाइक करिए। यदि नहीं पसंद आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, हो सकता है कंटेंट में मेरा कुछ खराबी होगा, एक्चुअली मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, जो भी होगा तो वो आप अपने हिसाब से भाई, लेकिन जो भी हो मेहनत काफ़ी लगती है। यदि आपको 28 मिनट या सपोज करो आपको 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो उस 30 मिनट का वीडियो में अपलोड करने के लिए कम से कम मिनिमम मेरे पास 3 या 4 घंटा का टाइम लग जाता, तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी कोई जम कर पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।